Assalamu alaikum dear students and hello everybody. Welcome to our channel NK EduBits. Before we proceed, quickly subscribe to the channel for further updates. इससे पहले कि हम आगे जाएं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है इस तरह के और भी बहुत से फ़ायदेमंद वीडियोस मिलती रहे. I am your sir Nawal Qadri and today we will understand the second part of our poem Indian Weavers. We will understand not one, not two, but three important aspects: the appreciation, summary and the figures of speech. जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो, नीचे दी गई लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से क्लिक कीजिए और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए जिसमें हमने इस पोएम को जो है बहुत डिटेल में समझा था. नाउ कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, let's start with the appreciation of the poem. Appreciation of the poem. Appreciate means तारीफ करना, पसंद करना. So appreciation of the poem means to discuss what did we like about this poem. So today let's understand point wise. First point, the title. The title of the poem is Indian Weavers. It is based on the Indian weavers and the variety of garments they weave. पोएम का टाइटल इंडियन वीवर्स, और ये जो है इंडियन वीवर्स यानी बुनकर, उनके ऊपर आधारित और वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिबास बुनते हैं वो इस पोएम में बताया गया. नेक्स्ट वी हैव द पोएम. द पोएम हैज़ बीन रिटन इन अ नरेटिव फॉर्म विद द यूज़ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. पोएम को जो है नरेटिव फॉर्म यानी बातचीत के अंदाज में, बयान करने के अंदाज में, सवाल जवाब के इस्तेमाल से लिखा गया है. It shows the different stages of life and the colors associated with it. ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस को बताती है और उनसे जुड़े मुख्तलिफ रंगों को बयान करती है. Next we have the poet. As we all know, the poem was written by Sarojini Naidu, who is also known as the Nightingale of India. पोएम को सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा था. The poet depicts a philosophy of life in its true sense. और पोएट जो है ज़िंदगी के फ़लसफ़े को उसके हकीकी रूप में बहुत खूबसूरती से इसमें बयान करती है. थीम, मरकज़ी ख्याल, the motive of the poem. The poet speaks about the three important stages in a man's life: birth, marriage and death, and relates them to the different colors and different times of the day. इस पोएम का मरकज़ी ख्याल क्या है कि जो पोएट है वो जो है इंसान की ज़िंदगी के तीन अहम स्टेजेस, उसकी पैदाइश, उसकी जवानी और आखिर उसकी मौत, इन तीनों पे बात करती है और बहुत खूबसूरत अंदाज में उसे जो है मुख्तलिफ़ रंगों के साथ और दिन के मुख्तलिफ़ वक्त के साथ जो है उसे बहुत खूबसूरती से जोड़ दिया गया है. नेक्स्ट वी हैव इज़ द स्टाइल ऑफ द पोएम. द पोएट or the poetess has used very simple but sweet and rhythmical language. जो poetess है उन्होंने बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है. The poem is full of musical words like halcyon, plumes and feather. इसमें बहुत से खूबसूरत लफ्ज़ जैसे कि plumes, halcyon, bird and feathers का इस्तेमाल किया. The rhyme scheme of the poem is AABB. इस पोएम की राइम स्कीम जो है AABB. आप अगर पोएम देखते हैं तो एवरी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन राइम होती है एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन राइम होती है, इसीलिए इट इज़ AABB. एलिट्रेशन, मेटाफोर एंड सिमिली आर द मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच. इस पोएम में जो है तीन इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, मेटाफोर और सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. पार्ट्स ऑफ द डे आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड विद द स्टेजेस ऑफ लाइफ, hence metaphor is dominant figures of speech. तीनों स्टैंजाज में जो है मुख्तलिफ जो स्टेजेस है ज़िंदगी के, उन्हें जो है दिन के मुख्तलिफ वक्त के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ दिया गया है. इसीलिए इसमें जो है मेटाफोर, जिसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं, उसका एक अहम किरदार है. नेक्स्ट द स्पेशल फीचर्स, इसकी खूबियाँ, इसकी खासियत. The poet paints a beautiful picture of the Indian weavers who weave tirelessly from dawn to dusk. जो poetess है वो जो इंडियन वीवर्स है उनकी एक खूबसूरत सी तस्वीर हमारे जहनों में शाया करती है, जो बिना थके
सुबह से लेकर रात तक जो है अपना बुनाई का काम करते रहते हैं। She uses imagery to describe the three stages of life and its philosophy. वो जो है तस्वीरों का इस्तेमाल करती है जिससे हमारे जहनों में, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल जिससे हमारे जहनों में तस्वीर बनती हो। जैसे वो शुरुआत में बताती है ब्लू रोब्स, द वेल्स ऑफ अ क्वीन, द फ्यूनरल श्राउड, जिससे वो तीनों जो है लिबासों से ज़िंदगी के तीन अलग स्टेजेस को और उनके फ़लसफ़े को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। एंड लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस या ओपिनियन, इसकी अहमियत या आपकी सोच, आपके ख्याल इसके वक्त। द पोएम इज़ सिंपल विद अ डीप मीनिंग। पोएम बहुत ही आसान लेकिन एक बहुत ही गहरे मतलब को बताती है। इट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। ये इंडिया की जो तहज़ीब, तमीज़, उसकी जो है खूबसूरत तस्वीर बयान करती है। आई लाइक द पोएम फॉर इट्स पिक्चरस्क्यू क्वालिटीज़ एंड कलरफुल इमेजरी। और मुझे ये पोएम इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरती से तस्वीरों को बयान किया गया है, बहुत से मुख्तलिफ़ रंगों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इस पोएम को जो है समझने और पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। तो दिस वॉज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम in which we discuss the important points. Now let's understand the summary of the poem. Summary means to summarize या to shorten, short किया जाए। इसमें we discuss the important parts, the important points and summarize the poem in our own words. Indian Weavers by Sarojini Naidu is a short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines each. इंडियन वीवर्स, इस पोएम को सरोजनी नायडू ने लिखा है। इसमें जो है 3 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा को जो है 4 लाइंस में लिखा गया है। द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस दैट द इंडियन वीवर्स वीव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। इसमें जो है पोएट्स, जो इंडियन वीवर्स है, वो उनके जो है जो 3 अलग अलग जो ड्रेसेस बनाते हैं और वो जो है किस तरह से ज़िंदगी के 3 अलग स्टेजेस को बताता है, ये बताया गया है। मेटाफोरिकली ईच टाइम एंड द ड्रेस वीव्ड इन दैट टाइम सिंबलाइजेस अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। और इसमें जो है बहुत खूबसूरती से बताया गया कि किस तरह हर एक वक्त और उस वक्त में जो बुना गया लिबास किस तरह से ज़िंदगी का एक स्टेज बयान करता है। नाउ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। In this we understand the weaver's work starts in the morning, which is reflected through the association of daybreak. कि उन बुनकर का काम बहुत जल्दी सुबह सवेरे शुरू हो जाता है और इसको किस तरह बताया गया है, द ब्रेक ऑफ डॉन, दिन की शुरुआत से। द रोब्स विद द कलर ऑफ halcyon wings and the start of life as the day breaks in। जो लिबास है उसको बताया गया है कि वो ब्लू कलर का है क्योंकि उसको जो है halcyon जो परिंदा है जिसे किंगफिशर कहा जाता है, उसके विंग्स के साथ में उसे कंपेयर किया गया है। All these beginnings also signify the birth of a newborn, a start of new life bringing in happiness। और ये तमाम चीज़ें जो है ये एक नए बच्चे की पैदाइश जाहिर करती है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत जिससे जो है बहुत सी खुशियाँ शुरू होती है। Now the next stanza of the poem, the second stage of life. Now shifting to the next phase of life, अगर हम ज़िंदगी के दूसरे हिस्से पे जाते हैं, where youth transcends through merry times, जहाँ जवानी बहुत से मुख्तलिफ लम्हात से गुजरती हुई। The poetess associates purple green peacock colors reflecting the liveliness and vibrancy of a bridal garment। इसमें जो है स्टैंजा में पोएट या पोएटेस जो है वो ज़िंदगी को यानी उस वक्त के लम्हात को मुख्तलिफ़ रंग जो होते हैं जिसको वो पर्पल ग्रीन इस तरह से जो है कंपेयर करती है और एक लाइवलीनेस, जो एक जवानी में एक जोश होता है इंसान में, उस लाइवलीनेस को बताते हुए, उस मस्त मौजी को बताते हुए, उस वाइब्रेंसी को, वो जो है एक दुल्हन के जो है घूंघट के साथ उस बात को कंपेयर करती है। द नाइट फॉल ब्रिंग्स इन द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ। और इस ढलती जो जवानी को या एक जो उसको जो है पोएटेस नाइट फॉल मतलब जब शाम होती है उससे जो है उसे कंपेयर करती है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टैंजा, द साइलेंस ऑफ द नाइट एंड कोल्ड मूनलाइट सजेस्ट द सबड्यूड ट्रांजिशन ऑफ ऑल द जॉयज इनटू टाइम्स ऑफ काम।
और वो जो रात का वक्त है, उस ठंडी चांद की रोशनी, वो जो है ज़िंदगी के उस लम्हे को बताती है कि जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका है, सब ज़िंदगी की हलचल जद्दोजहद सब खत्म होती हुई सुकून सा बताया गया है. The moods are serious and silent as the weavers are weaving a dead man's shroud. लम्हा जो है बिल्कुल खामोश है, उनका जो रवैया है वो भी बिल्कुल खामोश. क्यों? क्योंकि वो जो है एक इंसान का जो है कफन बुन रहे हैं. The end of life as all colors have been lost and covered by the white cloud, the white shroud as the final destination of rest. ज़िंदगी का खात्मा, तमाम जो है रंग अब ज़िंदगी के ख़त्म हो चुके हैं. यहाँ पे जो वाइट क्लाउड, जिसे जो है उस सफ़ेद कफन के लिए बताया गया है, जिसमें जो है ज़िंदगी को लपेट कर उसके आखिरी सफ़र के लिए रवाना कर दिया जाता है. दिस इज़ द थर्ड स्टैंजा. नाउ द कंक्लूजन ऑफ द समरी. Throughout the poem, the poetess has used a number of literary devices to express ideas like simile, imagery, metaphor, etc. पोएम के अंदर पोएटेस ने जो है बहुत सी जगहों पर खूबसूरती से अपनी बात को बयान करने के लिए बहुत सी फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफॉर, इमेजरी, सिमिली, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है. द पोएम हैज़ द राइम स्कीम AABB. और इस पोएम की राइम स्कीम जैसा हमने पहले भी समझे थे एप्रिसिएशन में, इट इज़ AABB. द पोएम कंसिस्ट ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन द पोएट एंड द वीवर्स. इस पोएम में जो है उन बुनकर और उस पोएटेस के बीच में एक डिस्कशन को बताया गया है, जिससे वो सवाल करती है, वो जवाब देते हैं. द पोएट आस्क्स द वीवर्स एंड द लैटर रिप्लाई. वो सवाल पूछती जाती है, वो उसका जवाब देते जाते हैं. सो दिस इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम. नाउ इन द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एग्जाम क्वेश्चंस, yes that's right, exam question, is the figures of speech and the explanation. Now I have tried to explain it in a step by step, line by line way. हर एक लाइन बाय लाइन तरीके से जो है इस पोएम को समझाने की कोशिश की गई है. होप आपको आसानी से समझ में आए. The first poem, the first line, weavers weaving at the break of day. इसमें दो अहम figures of speech. Alliteration, as we know, is the repetition of the sound of the alphabet. तो इसमें जो है the sound of W has been repeated. So this is alliteration. And second, metaphor. There is an indirect comparison. क्योंकि यहाँ पे जो है जो पैदाइश है, जो एक इंसान की जो बर्थ है, इसका चाइल्डहुड, उसको जो है उन्होंने किससे कंपेयर किया है? ब्रेक ऑफ डे, दिन के शुरुआत से. तो दिस इज मेटाफॉर. सेकेंड लाइन, why do you weave a garment so gay? अगेन यहाँ पे alliteration, क्योंकि अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अल्फ़ाबेट W एंड द अल्फ़ाबेट G हैज़ बीन रिपीटेड. तो दिस इज alliteration. एंड सेकेंड, इंट्रोगेशन. इंट्रोगेशन मतलब सवाल करना. जो पोएट है वो जो है सवाल करती है ताकि उस बात पे जो है एम्फेसिस, मतलब उस बात पे तवज्जो दी जा सके. द थर्ड वन, ब्लू एज द विंग ऑफ अ halcyon wild. As the word as has been used, we know any line written with as or like is an example of right simile. तो यहाँ पर भी जो है फर्स्ट तो alliteration, क्योंकि अगेन W की साउंड रिपीट हो गई है, so that is alliteration, sound of the alphabet W is repeated. And second, simile. क्यों? Because the blue as the wing of a halcyon wild. जो halcyon wild है तो उसके जो फेदर्स है जिनका ब्लू कलर, उसको जो है डायरेक्टली जो है उस लिबास से कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. अगेन कौन सी है मेन फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में? एलिट्रेशन, बिकॉज अगेन वी हैव द रेपिटेशन ऑफ द अल्फाबेट W. नेक्स्ट लाइन, weavers weaving at fall of night. Again in every line there is an alliteration because the sound of W is repeated. मेटाफॉर, अगेन क्योंकि यहाँ पे जो फॉल ऑफ नाइट मतलब इवनिंग, शाम का जो वक्त है, उसे ज़िंदगी के दूसरे हिस्से से, मतलब शाम को जो है ज़िंदगी में जवानी से कंपेयर किया गया है. तो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जिसे हम कहते हैं मेटाफॉर, व्हेन टू इम्प्लिसिट थिंग्स आर इनडायरेक्टली
compared or said as one. Next, why do you weave a garment so bright? First, alliteration, again the sound of W is repeated. Interrogation, again क्योंकि एक क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है अपनी बात पे जो है तवज्जो दिलाने के लिए. Like the plumes of a peacock, purple and green. Again इसमें जो है like, direct comparison. A direct comparison is an example of a simile. The garment is directly compared with purple and green plumes of the peacock. उसे जो है पर्पल और ग्रीन जो पीकॉक के कलर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली जो है कंपेयर किया गया है. Alliteration, because the sound of the alphabet P is repeated. We weave the marriage wheels of a queen. Alliteration. Why? Again the sound of the letter W has been repeated. Next line we have weavers weaving psalm and still. Psalm and still. Alliteration, because first we have weavers weaving, the sound of alphabet W is repeated, and next we have psalm and still, sound of the letter S is repeated. And next is also an example of tautology. Tautology means when two different words are used but they mean the same thing. अब जैसा यहाँ पे psalm and still दोनों का तकरीबन एक ही मतलब होता है कि बिना हिले एक जगह पे खामोशी से बैठे रहना. So we can take this also as an example of tautology. Next line we have, what do you weave in the moonlight chill? Again first figure of speech, interrogation, again क्योंकि जो है एक सवाल किया गया है अपनी बात पे जो है इम्पोर्टेंस उस बात पे तवज्जो लाने के लिए. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन. Second, alliteration, as we have already understood कि every line we have the repetition of the alphabet W. And metaphor, again क्यों? Because the moonlight chill जो लास्ट है, जो रात है, उसे ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा है यानी डेथ, उससे जो है उसे कंपेयर किया गया है. तो इसीलिए वो जो है मेटाफॉर है क्योंकि उन दोनों बातों को जो है इनडायरेक्टली एक कहा गया है. Now the next line we have white as a feather and white as a cloud. Again as an example of simile. Good. So दोनों बातों को जो है white as a feather, white as a cloud. So there is a direct comparison of the funeral with the cloud or the feather. So first we have simile and then we have repetition. The words white and as are repeated. Repetition मतलब जब एक word को repeat किया जाता है. So we have white has been repeated and the word as has also been repeated. Now the last line, we weave a dead man's funeral shroud. Alliteration, simple because the alphabet W has also again been repeated. So we understand that three important figures of speech have been used: simile, alliteration and metaphor. So it is very simple to understand the figures of speech of this poem, and I hope this explanation has been यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू. उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन था ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो. आप इस अप्रिसिएशन को, इस समरी को अपने बुक में लिखिए, इसे याद कीजिए, इन फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ के याद कीजिए, जिससे इंशाल्लाह आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इसका फ़ायदा हासिल हो सकता है. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. आप अपने जो है कमेंट्स ज़रूर हमें लिख के बताइए. आप अपना फ़ीडबैक हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए. आपकी कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन हो तो वो भी हमें बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विश ऑल ऑफ़ यू अ सेफ स्टे. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.